अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोग, बहुत सारे मरीज़ पाँव के दर्द की वजह से अक्सर परेशान रहते हैं। कई सारे इलाज करते हैं लेकिन एंड में रिज़ल्ट कुछ भी नहीं निकलता। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि पाँव में दर्द होने की क्या रीज़न्स हो सकती हैं, इसका इलाज क्या है और इससे बचा कैसे जा सकता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ पाँव के अगर दर्द के लिए सिर्फ़ मेडिकेशंस का इस्तेमाल किया जाए तो किसी तरीके से वो बेहतर ना होगा। तो सबसे पहले आज मैं आपको बताऊँगा कि पाँव में होने वाले दर्द को हम ज़्यादातर प्लांटर fasciitis कह देते हैं। यूट्यूब पे ढेरों सारी वीडियोज़ मौजूद होंगी जिसमें प्लांटर fasciitis का इलाज किया जा रहा है। कोई भी पाँव में होने वाला दर्द सिर्फ़ प्लांटर fasciitis नहीं होता, इसकी कई सारी रीज़न्स हो सकती हैं और कई सारी बीमारियाँ भी हो सकती हैं। लेकिन ज़्यादातर इलाज प्लांटर fasciitis का किया जाता है। या तो आप कहते हैं कि जी मसाज कर लें या पेन किलर्स खा-खा के मैदे के अल्सर होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन दर्द वहीं का वहीं रहता है। तो आज मैं आपको एक और कंडीशन बता रहा हूँ जिसको हम कहते हैं मेटाटार्सल्जिया। अब जो थोड़े से मेडिकल बैकग्राउंड से नॉलेज रखते होंगे, उन्हें इल्म होगा कि मेटाटार्सल्जिया मीन्स यानी ये इन्फ्लेमेशन होती है, जो स्वेलिंग होती है, वो मेटाटार्सल जॉइंट्स होते हैं यानी उँगलियों के नीचे हो जाती हैं। आम ज़ुबान में अगर हम बात करें, तो उँगलियों के नीचे एक कुशन सा होता है, अगर उसमें हमें दर्द महसूस हो रही होती है, तो हम उसे मेटाटार्सल्जिया कहते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात इसकी डायग्नोसिस में सारे डॉक्टर्स जो होते हैं प्लांटर fasciitis ही लिख रहे होते हैं। अब इन दोनों का ट्रीटमेंट जो है बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। अगर आप मेटाटार्सल्जिया के अंदर प्लांटर fasciitis वाला इलाज करेंगे तो कभी भी आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेटाटार्सल्जिया होता क्यों है? इसकी कई सारी रीज़न हो सकती हैं, तो आइए सबसे पहले उस पे बात करते हैं। तो इसकी रीज़न्स के अंदर हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ यानी ज़्यादातर लोग जो जॉगिंग करते हैं, रनिंग करते हैं या जंपिंग वगैरह करते हैं, उसके अंदर मेटाटार्सल्जिया ज़्यादा देखने को मिलता है। सेकंड नंबर पे जो ख़वातीन या मर्द भी टाइट हील्स वाले जूते पहनते हैं या मर्द जो के शूज़ की जो आगे वाला जो उसका फेस होता है, आगे वाला जो टॉप होता है, वो ज़रा बारीक होता है जिसमें जो हमारी उँगलियाँ होती हैं थोड़ी जकड़ के रहती हैं, उसमें भी मेटाटार्सल्जिया देखने को मिलता है। थर्ड नंबर पे फ्लैट फीट और या हाई आर्चेज़ भी इसका रीज़न हो सकते हैं। इसके बाद की जो रीज़न है वो ज़्यादातर पाकिस्तान और इंडिया में देखने को मिलती है, जिसमें ओवरवेट होना होता है। ओवरवेट से क्या होता है कि आपका जो वज़न होता है डायरेक्टली पाँव ने तो बर्दाश्त करना ही होता है, लेकिन उससे क्या होता है ओवरवेट होने की वज़ह से सारा वज़न जो पाँव पे आता है वो फ्लैट फीट में कन्वर्ट होने का खतरा होता है और इवेंचुअली वो फ्लैट फीट में कन्वर्ट हो जाता है। फ्लैट फीट से ये मुराद होती है, इसको किसी और वीडियो में बताऊँगा लेकिन थोड़ा-सा आपके लिए बता दूँ, फ्लैट फीट में ये होता है कि हमारे जो पाँव का नॉर्मल जो खम होता है, थोड़ा कर्व होता है, वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, जिसकी वजह से जो लोड होता है वो इवनली नहीं आता और जो हमारा जो लोड है सारा, वो पाँव की सारी हड्डियों पे आ जाता है, जिसकी वजह से हमें दर्द होना शुरू हो जाता होता है। इसमें पेशेंट को फ़ील कैसा हो रहा होता है कि यानी पेशेंट किस तरह फ़ील करता है, किस तरह का पेन वो फ़ील करता है। पेशेंट जो होता है उसको इस तरह फ़ील होता है किस तरह के वो पत्थरों के ऊपर चल रहा है, यानी जब भी पाँव रखता है उसे इतना पेन होता है उँगलियों की निचली साइड पे कि चीखें निकल आती हैं, वो चल ही नहीं सकता, 2-4 कदम भी बढ़ा नहीं सकता। तो पेशेंट को बर्निंग और इस तरह की फ़ीलिंग आ रही होती है। अगर हम बात करें फिज़ियोथेरेपी ट्रीटमेंट की, तो फिज़ियोथेरेपी ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? तो सबसे पहले जो हमारा फ़ेज़ होता है, उसमें हमने पेन रिलीफ़ करने के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। इसमें अब ये चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ, ये आप घर पे भी कर सकते हैं या क्लिनिक पे भी कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली जो चीज़ होगी, हम उसमें आइस थेरेपी करते हैं। आइस थेरेपी मीन्स कि हम बर्फ़ की टकोर वगैरह करते हैं, मसाज करते हैं, ताकि जो हमारा पेन है थोड़ा-सा थोड़ा कम हो। आइस थेरेपी का फ़ायदा क्या होता है? आइस थेरेपी से ये होता है कि जो हमारा इन्फ्लेमेशन हुआ होती है बोन्स की या टेंडन्स की है, उन पे इन्फ्लेमेशन जो होती है आइस थेरेपी से कम हो जाती है। और जो पेन सिग्नल्स होते हैं, जो दर्द वाले सिग्नल्स होते हैं, जिससे हमें फ़ील होता है कि दर्द हमारे पाँव में हो रहा है, वो भी कम हो जाते हैं। उसको स्लो डाउन कर देती है आइस थेरेपी। तो तकरीबन 5 से 10 मिनट अगर आप दिन में 3 से 4 दफ़ा आइस थेरेपी कर लें, तो आपको किसी हद तक जो पेन होता है, वो कम हो जाता है। उसके बाद अल्ट्रासाउंड थेरेपी हम करते हैं। अल्ट्रासाउंड थेरेपी मोस्टली जो है क्लिनिक पे की जाती है और अंडर सुपरविजन ऑफ स्किल्ड फिजियोथेरेपिस्ट वो परफॉर्म की जाती है। अब अल्ट्रासाउंड का टाइम वेरीज कर सकता है अकॉर्डिंग टू पेशेंट पेन।
तो लेकिन मोस्टली जो होता है 5 टू 10 मिनट्स हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर अल्ट्रासाउंड में जो हम जेल मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं, उसके अंदर जो पेन किलिंग सब्सटेंस होते हैं, जो पेन को रिलीफ़ करने के लिए यूज़ होते हैं, वो ऐड ऑन होते हैं। तो अगर आप जो अल्ट्रासाउंड जेल है, वो इस तरह की इस्तेमाल करते हैं, जिसमें इस तरह के पार्टिकल मौजूद हों, तो इसका हमें बहुत अच्छा और बेहतर रिज़ल्ट मिलता है। थर्ड नंबर पे टेपिंग। टेपिंग आजकल एक जदीद चीज़ है, जिसमें हम जो आर्चीज़ होती हैं, या हमारे जो पाँव का स्ट्रक्चर्स होता है, उनको सपोर्ट करने के लिए हम टेपिंग यूज़ करते हैं। मेडिकल टर्म में हम इनका ही टेपिंग भी कहते हैं। तो टेपिंग एक स्किल्ड एक टेक्नीक है, इसे हर आम बंदा नहीं कर सकता। तो एक स्किल्ड फिज़ियोथेरेपिस्ट की मौजूदगी में आप टेपिंग अपनी करवा सकते हैं। इसमें ये होता है कि आपके पाँव की आर्चीज़ को जो है, वो जो कर्व्स होते हैं, उनको सपोर्ट मिलती है, और किसी हद तक आपको जो दर्द है, वो पहले 1 या 2 सेशंस के अंदर ही ठीक हो जाता है। इसके बाद हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज़ से ये होता है कि जो पेन होता है, हमारा जो पेन इन्फ्लेमेशन होती है, स्ट्रक्चर्स होते हैं, मसल्स की स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो इन्फ्लेमेशन का शिकार होते हैं। जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं, तो हमें बहुत हद तक रिलीफ महसूस होता है। तो स्ट्रेचिंग जो है, हम 2 से 3 मिनट एक मसल की कर सकते हैं, और इसके रेगुलर हम सेशंस कर सकते हैं। यानी एक टाइम में अगर हम 5 से 6 सेशंस करेंगे, तो हमें काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता है। अब स्ट्रेचिंग करनी किस-किस चीज़ की है? सबसे पहले हम टो स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, यानी जो हमारा बड़ा अंगूठा होता है, हम उसकी स्ट्रेचिंग करते हैं। ओवरऑल पाँव में जो सबसे मेन और सबसे बड़ा जो मसल या जो हमारी बोन होती है, जो टेंडन होता है, वो बिग टो का ही होता है। जब हम इसकी स्ट्रेचिंग करते हैं, तो मोस्टली जो हमारा पेन होता है, कवर हो जाता है। सेकंड जो स्ट्रेचिंग हम कर सकते हैं, हम कॉफ स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। कॉफ जो हमारा होता है, वो जो पाँव का ऊपर जाना और नीचे जाना होता है, उसको कंट्रोल कर रहा होता है। इसमें जो हमारे फ्रंट मसल्स होते हैं, वो भी इन्वॉल्व होते हैं, और काफ मसल्स भी इन्वॉल्व हो रहते हैं। लेकिन मेनली अगर हम काफ मसल्स की स्ट्रेचिंग कर दें, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा जो पेन है, वो काफ़ी हद तक रिलीफ हो जाता है। इसके बाद जो हम जो अगर रिकमेंड कर रहे होते हैं, उसमें होता है फुटवियर का थोड़ा-सा चेंज करना या मॉडिफिकेशन करना। हम आम जो जूते पहन रहे होते हैं, उसमें हम मॉडिफिकेशन करते हैं। हम पेशेंट को एडवाइस कर रहे होते हैं कि आपने हाई हील्स या इस तरह के जूते नहीं पहनने, कि जिसमें जो आपका पाँव है, वो आगे सारा उसका ज़ोर जो है फ्रंट फुट पे जाए। तो हमने थोड़ा-सा हाई हील्स वाले जूते ऐसे अवॉइड करना है। सेकंड नंबर पे उस तरह के जूते आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने हैं, जिसका जो आगे वाला पोर्शन होता है, वो बिल्कुल नैरो हो, बिल्कुल कम हो। हमने वो शूज़ इस्तेमाल करने हैं जिसमें जो फ्रंट वाला पोर्शन होता है, वो थोड़ा-सा वाइड हो, और थोड़ा-सा हमें एम्प्टी स्पेस प्रोवाइड कर ले हमारी उँगलियों के लिए, ताकि हमारी उँगलियाँ थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील करें और थोड़ा-सा खुला फ़ील करें। थर्ड नंबर पे हम जो इसमें मॉडिफ़िकेशन करवाते हैं, वो सोल की होती है। जो हम शूज़ के अंदर सोल होता है हमारा, उसकी मॉडिफ़िकेशन हम करवाते हैं। अब सोल से क्या डिफ़रेंस आता है, आप लोग सवाल पूछ रहे होंगे। तो सोल से ये आता है कि इसके अंदर हम नरम कुशन जो होते हैं, वो वाला सोल प्रोवाइड करते हैं, ताकि जितना भी बॉडी वेट है इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो, और डायरेक्ट ज़मीन के साथ या शू के साथ कॉन्टैक्ट ना हो, और हमें किसी न किसी हद तक रिलीफ़ मिल जाए। इसके बाद जो क्लिनिकल बेस पे हम करते हैं, वो एडवांस जो फॉर्म होती है, वो शॉक वेव थेरेपी होती है। शॉक वेव थेरेपी मोस्टली उसमें हम यूज़ करते हैं, जिसमें क्रोनिक पेन आ रहा होता है, यानी मरीज़ को जो होता है 5 या 6 महीने से पेन लगातार होता है, उसमें हम शॉक वेव थेरेपी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो होता है एडवांस फॉर्म में, जब पेशेंट को साल से ज़्यादा पेन होने लगे, तो हम उसके अंदर ऑर्थोटिक डिवाइसेस या ऑर्थोटिक फुट का भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, ताकि जो पेशेंट का जो पाँव है, वो एक ही पोजीशन में रहे, और उसकी जो पोजीशनल चेंजेस हैं, वो ख़राब ना हो, और जो पेशेंट है दोबारा नॉर्मल हालत की तरफ आने लगे। इन मैनी केसेस जो मेटाटार्सल्जिया का जो मेनली जो मसला आ रहा होता है, वो मिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लोड होता है। यानी अनइवनली हम जो अपना वज़न है, वो अपने पाँव पे बढ़ा रहे होते हैं। तो अगर हम सिर्फ़ एक एक्टिविटी कर लें, कि सिर्फ़ थोड़ा कामली चलें, एक अपना वज़न कम कर लें, और जब हम अपना वज़न अपने पाँव पे डाल रहे होते हैं, तो उसको थोड़ा-सा इवनली डालें, ताकि हमारे पाँव पे किसी किस्म का स्ट्रेस ना